गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में यूट्यूब और मेरे अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के भूगोल विषय के चैप्टर 1 संसाधन और उसके विकास के बारे में पढ़े थे। आज जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि संसाधन क्या होता है, कितने टाइप के संसाधन होते हैं, क्या आवश्यकता है वगैरह वगैरह। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे संसाधन का विकास, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का विकास। अब देखिए, प्रश्न आता है कि संसाधन का विकास क्यों आवश्यक है। मनुष्य के जीवन को अच्छी प्रकार जीने के लिए संसाधन का गुणवत्तापूर्ण होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इसी प्रकार संसाधनों का भी उचित विकास होना, उच्च गुणवत्तापूर्ण होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसी संबंध में आज हम लोग जानेंगे कि संसाधन का विकास कैसे होगा। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुणवत्तापूर्ण होना भी अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, इसी में एक शब्द है अंधाधुंध उपयोग। मनुष्य अपने लालच वश, अपने स्वार्थ वश प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करता है। अपनी जेब भरने के लिए उसका अंधाधुंध उपयोग करता है, बेचता है, खरीदता है वगैरह वगैरह, जिसके कारण अपने नेचर को, अपने प्रकृति को काफ़ी क्षति पहुंचती है, ठीक है। इसलिए अंधाधुंध उपयोग से कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई है। अब समस्याएं क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर ऊपर ऐसे नहीं, नीचे बिल्कुल। अब देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या सब हुआ है, और नीचे कीजिए थोड़ा। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। देखिए, वैश्विक पारिस्थितिकी मतलब जो संसाधन का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया के लोगों को क्षति उठाना पड़ रहा है। जैसे भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से तात्पर्य है पृथ्वी का जो भूमंडल है उसका तापमान बढ़ जाना। जैसा कि आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में इतनी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, जानवर मर रहे हैं, जंगल में भी आग लग रहा है। डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जंगल में भी आग लग रहा है, जिसका नतीजा होता है कि जानवरों की मौत जा रही है। अब देखिए, आगे देखते हैं ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत वैसा लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, पृथ्वी को संरक्षित करती है। अब हम लोग जो एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, उसमें जो गैस यूज होता है मेफ्रॉन, उसका जब निष्कासन हो जाता है फ्रिज से, तो वो जा कर के इस ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसा कि हम लोग जानते हैं, वहाँ पे ओजोन परत में छेद हो गया है। छेद से तात्पर्य है कि ओजोन की मोटाई वहाँ पे कम हो गई है, जिसका नतीजा है कि जो बर्फ़ वहाँ पे जमा हुआ है वो पिघल कर समुद्र में मिल जा रहा है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर भी ऊंचा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। अब यहाँ पे एक शब्द है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण हम उसे कहते हैं या कह सकते हैं कि किसी भी मूल तत्व में अवांछित पदार्थ मिल जाने की स्थिति को क्या कहेंगे? प्रदूषण, ठीक है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है कि जो उपजाऊ भूमि है हमारा, लेकिन उसका निम्नीकरण हो रहा है, रेगिस्तान में बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है? अत्यधिक जंगल कटाई के कारण। जंगल रहता है तो भूमि की शक्ति बनी रहती है। जंगल कट जाने के बाद बारिश जब होती है तो बारिश के जल के माध्यम से मिट्टी जो है बह करके नदी में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के माध्यम से हम क्या जानेंगे? कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पे क्या प्रभाव होगा। अब कल्पना कीजिए कि तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग तेल पर ही आश्रित है। तेल पे आश्रितता कम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बैटरी पे चलने वाले वाहनों का आविष्कार किया है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाले वाहनों का आविष्कार किया है। इसी श्रेणी में इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रेन, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ है, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं या बहुत कम पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। चलिए ये क्रियाकलाप मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग अपने घर पे इन क्रियाकलाप के बारे में अपने मोहल्ले के लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य है कि विकास उस शर्त पर हो, विकास उस शर्त पर हो कि हमारे इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचे। अब देखिए, विकास उस शर्त पर हो कि हमारे इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचे। ऐसा विकास कैसे होगा? अगर हम बिजली बनाने के लिए तापीय बिजली घर का उपयोग करते हैं तो उससे धुआं निकलेगा। धुआं से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, निश्चित रूप से होगा। इसलिए उस पर निर्भरता कम करने के लिए हम उसके जगह पर सौर ऊर्जा इस संबंधित अगर उपकरण लगाते हैं तो उस पर निर्भरता कमेगी। और सौर ऊर्जा का उपयोग करने से वायु पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण है, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य यही है कि विकास उस शर्त पर हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और अब आने वाली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि तेल खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर तेल अभी खत्म हो जाएगा तो आने वाले पीढ़ी के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सतत पोषणीय विकास के बारे में अगर पूछे तो हम लोग ये जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, एक VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यह है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अब देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी जो आधुनिकता के दौर में मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है कि अपनी आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए संसाधन का अत्यधिक दोहन कर रहा है। दोहन तो कर ही रहा है, उसके परिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण भी असंतुलन हो जा रहा है पोल्यूशन के कारण। इसी संबंध में पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव दिया, जिसको हम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये ब्राजील देश है, एक ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राजील कहाँ है? ब्राजील एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है।
ठीक है। अब इसमें चर्चा क्या किया गया? इसमें चर्चा किया गया पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास। अब देखिए ये टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण क्या है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। अब जो आधुनिकता के दौर में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उस पर कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने के लिए इस प्रकार का सम्मेलन किया गया, ठीक है। और उस सम्मेलन में यह भी निकाला गया निष्कर्ष कि सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार हो पर्यावरण को बगैर क्षति पहुंचाए हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21। अगर क्वेश्चन में पूछे एजेंडा 21 क्या है तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी जो पढ़े हम लोग रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, उसी में यह घोषणा किया गया कि सभी देश अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यह इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य है कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और भूमंडलीय जो संरक्षण है वो भी बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया जिसके कारण हमारे पृथ्वी को, एनवायरनमेंट को बहुत ही क्षति उठाना पड़ा। इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि संसाधन जो है संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण देश में या किसी भी क्षेत्र में सभी प्रकार एक समान प्रकार से विभाजित नहीं किया गया है या उपलब्धता एक प्रकार से नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, भारत के ही 2 शहर है या 2 राज्य है, राजस्थान और गुजरात, जहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत कम है। राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे जहाँ रेगिस्तान है या गुजरात के कच्छ के रण, वहाँ पे पीने का पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है या न के बराबर है। और कुछ क्षेत्र जो इस तरफ के है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, यहाँ पानी की उपलब्धता है। इसी प्रकार बहुत सारे खनिज संसाधन भी होते हैं जो सभी देशों में या सभी प्रदेशों में अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ पाएंगे। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ठीक है। विविधता क्यों है? क्योंकि कहीं कुछ उपलब्ध है तो कहीं नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन विविधताओं को दूर करने के लिए संसाधन का नियोजन अति आवश्यक हो गया, या यूँ कहें कि ख़त्म न हो जाए, यूज करते करते कहीं ख़त्म न हो जाए, इसलिए भी संसाधन नियोजन की आवश्यकता आन पड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर कीजिए, इस ऐसे नीचे। भारत में संसाधन नियोजन। देखिए भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ पे बहुत सारी विविधताएं विद्यमान है। जैसे कि दक्षिण भारत को ले लीजिए, वहाँ पे बारिश कम होती है, सूखा ज़्यादा पड़ता है। उत्तर भारत को ले लीजिए जहाँ पे बहुत ही बाढ़ आता है। अभी जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचता है। इस सब के होने के बावजूद भी भारत में संसाधन नियोजन किया जा रहा है। देखिए उस संबंध में क्या क्या कार्य किया जा रहा है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, ठीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी संसाधन है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका एक सूची बनाना है। उसके बाद क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है,
ठीक है, इस प्रकार से संसाधन नियोजन की जाती है। उसके बाद है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब देखिए एक शब्द आ रहा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी को हम लोग कह सकते हैं इंजीनियरिंग। उपयुक्त प्रौद्योगिकी ऐसा होना चाहिए जो संसाधन का विकास करे, अच्छे ढंग से करे, ताकि मनुष्य उसका यूटिलाइज अच्छे ढंग से कर सके। आगे बढ़ते हैं। संसाधन का विकास किस लिए किया जाए? इसलिए भी किया जाए कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। बिल्कुल, संसाधन उपलब्ध है और उसका उपयोग करना हमें नहीं आता है तो फिर विकास कैसे होगा? जैसे सूर्य की रोशनी है, इतनी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में लगभग 9 महीने सूर्य की रोशनी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में पड़ता है, कुछ राज्यों को छोड़कर, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उचित प्रौद्योगिकी होना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है उपनिवेशन। उपनिवेशन क्या है? उपनिवेशन वह है जब कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेता है। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया है। क्यों किया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्रिटेन से अंग्रेज भारत किस लिए आए? व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने अपने देश को, अपने आप को अमीर बनाने के लिए भारत पर शासन करना शुरू किया और यहाँ के संसाधनों का दोहन करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन अमीर हो गया और भारत गरीब हो गया। ठीक है। आक्रमणकारी क्या करते हैं? आक्रमणकारी क्या करते हैं? लूट के ले आते हैं। अभी भी घर में चोर डकैत आते हैं तो क्या करते हैं? सामान लूट के ले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही है, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। अभी मैंने एक देश का एग्जाम्पल बताया था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, जिन्होंने जिस भी देश को गुलाम बनाया उसके संसाधनों का दोहन किया और अपने आप को डेवलप किया। ठीक है। देखिए उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आधिपत्य मतलब उस पर अपना मालिकाना हक स्थापित कर लिया। जैसे देखिए भारत में अंग्रेजों ने कम शोषण नहीं किया है, बहुत ज़्यादा किया है। संसाधन है तो उसका शोषण करके उन्होंने अपने आप को विकसित बनाया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे एक है संसाधनों का संरक्षण। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संसाधनों का संरक्षण। पीछे ही हमने पढ़ा था कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है और संसाधन का संरक्षण क्या है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो नीचे कीजिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, विकास करना है तो संसाधन का होना अति आवश्यक है। जैसे अपने यहाँ तेल नहीं है या है तो भी तो बहुत कम मात्रा में है। असम के डिगबोई क्षेत्र में कुछ तेल के कुएं हैं, लेकिन उस पर हम लोग आश्रित नहीं रह सकते, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है। इसलिए हम लोग मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, इराक, ईरान, दुबई वगैरह, वहाँ से तेल का आयात करते हैं। ठीक है। तो हम लोग जान गए कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि अपने यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत है, लेकिन उन पर
जिस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती होनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। बिल्कुल, यदि हम लोग उसका मिसयूज करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, जैसे अपने ही एक देश में एक राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, वहाँ का भौम जल स्तर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है पिछले साल ही। अंधाधुंध उपयोग के कारण जल का हम लोग संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। अगर हम लोग बारिश के जल को संचित करें अच्छे ढंग से, उचित इंजीनियरिंग के साथ, तो इन समस्या से निपटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है जो महात्मा गांधी ने कहा है मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए कहा है। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा था? तो हम लोग जवाब देंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी, सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यही कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात पेट भरने के लिए है, हमारे पास इतना संसाधन उपलब्ध है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन पेटी नहीं। पेटी से तात्पर्य है मनुष्य का लालच, रुपया पैसा, धन दौलत इकट्ठा करना इत्यादि। चलिए आगे बढ़। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। रोम। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसाधन संरक्षण की वकालत सर्वप्रथम किसने की, तो हम लोग कह सकते हैं क्लब ऑफ रोम ने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। उसके पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। अगर क्वेश्चन पूछे स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो हम कह सकते हैं सुमेसर ने। एक राइटर है सुमेसर, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब है 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है। किसने किया? तो ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। अब देखिए, फिर एक बार आ गया सतत पोषणीय विकास। ठीक है। सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। विकास उस शर्त पर कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। अब देखिए, ये जितने भी रिपोर्ट है या पुस्तक है, सब उसी के लिए लिखे गए हैं या उनका कृति इसीलिए किया गया है कि पर्यावरण हमारा बचा रहे। आज पर्यावरण संरक्षण अगर नहीं होगा तो हमारा तो वर्तमान खराब है ही, भविष्य भी खराब हो जाएगा। चलिए, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइएगा। जय हिंद, जय भारत।